जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन से जुड़े हुए मुद्दों पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी अस्थाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। आपसे बात करने के लिए और आपके व्यूअर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका। आप सर अभी मॉस्को से वापस आए हैं, आप गए हुए थे रशिया। और मैं आपसे जो आज की चर्चा करना चाहती हूँ वो ये कि हमने देखा है कि अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए जो डेवलपमेंट्स है, खासतौर से जो कुछ रशिया में हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा, इनफैक्ट इसी हफ्ते की शुरुआत में, जो लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कुरिलेव की जो उनको टारगेट किया गया, उनकी हत्या हुई और साथ में उनके असिस्टेंट को भी मार गिराया गया उसमें। तो मॉस्को के अंदर ये कुछ हुआ, प्लस आज जो कुछ कजान में हुआ है, एक बड़ा ड्रोन अटैक। ये जो कुछ रशिया में हो रहा है सर, आप रशिया जाकर आए हैं, क्या कुछ बदलाव ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि अगर इंटरनल रशिया में इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं वो उसमें शामिल जरूर हो सकते हैं। तो क्या कुछ बदलाव हमें सेंटिमेंट्स में देखने के लिए मिल रहे हैं? सर, आपकी ऑब्जर्वेशंस अगर आप साझा कर पाए हमारे और व्यूअर्स के साथ में। देखिए, जो अभी युद्ध के हालात हैं उसी से जो कुछ रशिया में हो रहा है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। युद्ध के हालात में अगर आप देखें तो रूस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो डोनबास का इलाका है, उस पे लुहांस उसके पास पहले ही काफ़ी हद तक था, 95% लुहांस उसके पास था। जो डोनेट्स का इलाका है उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर ये दो टाउनशिप हैं, पोक्रोव और चासिव यार, ये दोनों ले लेते हैं तो बचे हुए जो भी थोड़ा पोर्शन हिस्सा रह जाएगा उसको लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहीं से उनकी सप्लाई लाइन जाती है। जहाँ तक क्योंकि अभी ग्राउंड के हालात में रशिया को काफ़ी बढ़त हासिल है। इसमें कुर्स्क रीजन में भी, जहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया था, तकरीबन 45% रूस वापस ले चुका है और बाकी में उसका हमला जारी है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो भी बाकी ले लेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नाटो के सामने कुछ विकल्प यही रह जाते हैं कि किसी तरीके से रूस के अंदर गड़बड़ी पैदा की जाए। अब जहाँ तक रूस की अंदरूनी सिचुएशन है उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो रूस इस समय काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लोग भी वहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि रूस के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आए हुए हों, चाहे वो यूक्रेनियंस के रिश्तेदार हों। क्योंकि पहले अगर आप याद करें दोनों ही तरफ ये एक ही देश हुआ करता था, तो रिश्तेदारियां हैं दोनों तरफ। तो सिंपैथाइजर्स को ढूंढना रूस के अंदर यूक्रेन के लिए मुश्किल काम नहीं है। इसी मुताबिक कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना जो उनकी मदद कर पाएं, जो इस किस्म के हमले होते हैं, टेरर अटैक होते हैं, या किसी ने लोकल ड्रोन को मार दिया, इस किस्म के जो हमले हो सकते हैं, इसके लिए टारगेट ढूंढना और सिंपैथाइजर ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। जैसा कि मुझे अंदाजा लगा जब मैं वहां था कि कोशिश टेरर अटैक की मॉस्को के अंदर या रूस के अंदर काफी हो रही और काफी हद तक रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको रोक भी पा रही हैं। लेकिन कुछ टेरर अटैक हो जाते हैं, और जैसा कि हमने भी देखा कि हमारे कश्मीर में भी पूरी मुस्तैदी से हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दो टेरर अटैक निकल ही जाते हैं। तो उसी मुताबिक कुछ टेरर अटैक निकल ही जाते हैं। तो उसी में जैसे अगर आप देखें जो ये लेफ्टिनेंट जनरल किलोर इगोर कुरिलेव। क्रिलॉन का, हाँ, जो उनके ऊपर हमला हुआ था, वो एक सबसे सीनियर मोस्ट अफसर के ऊपर हमला हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है। और जाहिर है कि इसका मतलब इसके सिंपैथाइजर भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोई एक उज़्बेक नेशनल था जिसको उन्होंने खरीदा था और जिसको यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पैसे देके उससे करवाया था। तो इसके ऊपर अभी बाकी की खबर आना बाकी है, लेकिन ऐसा जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उससे ऐसा पता चल रहा है। अब जो ये कजान में हुआ है इसके भी दो मतलब हैं। अगर ये ड्रोन्स इतनी दूर गए, क्योंकि कजान तकरीबन मॉस्को से भी 800 किलोमीटर अंदर की तरफ,
तो जाहिर है कि जब जो बाइडेन ने ये परमिशन दी थी कि आप अंदर तक मार कर सकते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें सामने उभर के आई थी और रूस ने ये कहा था कि इसका मतलब है कि जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो नाटो देशों का इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि नाटो देश अभी मेरे साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते, अभी कुछ दिन पहले, जब रूस ने जब उनके जनरल के ऊपर हमला हुआ था, तो एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने मिसाइल और स्ट्राइक की थी कीव के ऊपर। और उस मिसाइल स्ट्राइक में जो अलग-अलग देशों की कुछ एम्बेसीज के ऊपर भी नुकसान हुआ है। एम्बेसीज के ऊपर नुकसान करने का मतलब ये है कि एक संदेश साफ-साफ गया है कि अगर आप इस किस्म के हमले में भागीदार हैं, तो ये मत समझिए कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्योंकि एम्बेसी के ऊपर हमला का मतलब उस देश के ऊपर हमला माना जाता है टेक्निकल टर्म्स। तो रूस ने अपना एक संकेत साफ कर दिया है। उसी मुताबिक रूस ने जो दूसरा संकेत साफ किया था जब इन्होंने अपनी ओरेश्निक मिसाइल जो दागी थी। अभी ओरेश्निक मिसाइल के बारे में जब उन्होंने दागी तो कई सारे अमेरिका के एक्सपर्ट ने बोलना शुरू करा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल मिसाइल है, कोई ऐसी भयानक बात नहीं है। तो अभी 2-4 दिन पहले ही जब पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसमें साफ उन्होंने चैलेंज दिया था कि हम कीव में कोई भी एक टारगेट मुकर्रर कर लो, मैं ये मिसाइल से फायर करूंगा, आपने जो एयर डिफेंस सिस्टम आपके वर्ल्ड में जहां कहीं भी अवेलेबल है उसको वहां लगा लो, अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो। और मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया हुई है। तो इसका मतलब है कि सबको पता है कि उस मिसाइल का तोड़ नहीं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अगर वो 10 मैक पर चल रहा है तो कोई रडार सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि जो रूस की मिसाइलें हैं वो जाती हैं अंतरिक्ष से, जो क्या कहते हैं हवा से, फिर वो अंतरिक्ष में चली जाती है और वहां से वो स्ट्राइक करने से पहले ही आती है। और एक कैपेबिलिटी है ओरेश्निक मिसाइल में कि वो चलते चलते अपना रास्ता बदल सकती है, तो उसको रोकना जरा मुश्किल काम है। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा माना जाता है, हम लोग भी पाकिस्तान के साथ हमने जब डील किया था तो हम मानते हैं कि भाई जो भी कमजोर देश होता है उसके पास एक विकल्प होता है कि क्लैंडस्टाइन हमले, यानी कि छुप कर वार करने वाले हमले, उसके ऊपर जोर दिया है। अब अगर आप देखें जो पिछले 1 हफ्ते रूस में हो रहा है, वो एक तरीके से स्टैंड ऑफ अटैक और क्लैंडस्टाइन हमले, इन 2 चीजों के ऊपर यूक्रेन का जोर ज्यादा है। जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, अभी वो मिले थे यूरोपियन यूनियन के सभी देशों से, जेलेंस्की मिले थे और जेलेंस्की के जो उनके भी सुर थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर मुझे नाटो पर वो दे देता है गारंटी कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊंगा, तो मैं ये जो टेरिटरी मेरी चली गई इसके लिए तैयार हूँ और बाद में नेगोशिएशन से इस टेरिटरी को शायद हम वापस ले लेंगे, जो कि उन्हें भी पता है कि दोबारा नहीं मिलेगी टेरिटरी वापस। उसी मुताबिक जितने विशेषज्ञ हैं वेस्ट के, उन सब के दिमाग में ये घुस गया है कि रूस अब इस इलाके को छोड़ने वाला नहीं। तो जहां तक ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है, रूस का पलड़ा बहुत भारी है। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आते ही लड़ाई बंद करवा देंगे। जाहिर है कि वो एक मैसेज के साथ आएंगे, क्योंकि जो ये जेलेंस्की की और ये जो लड़ाई की जो लायबिलिटी है, वो जो बाइडेन की लायबिलिटी है, वो अपने सर पे लेके नहीं चलना चाहेंगे, ऐसा उनका अपना मानना है। और इस कारण से वो इसको बंद कराना चाहेंगे। हालांकि इस लड़ाई में जो फायदा जिनको होता है वो है डीप स्टेट, यानी कि आर्म्स लॉबी है और जो एनर्जी वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको होता है, और ये दोनों ही पार्टी को पैसा देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बिजनेसमैन है, वो इनके लिए कोई एक और मार्केट क्रिएट कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो यहाँ का बंद करेंगे तो उसके बाद में वो कुछ इनके जो थिंक टैंक हैं वो बताएंगे जी अभी ताइवान बहुत ज़्यादा खतरे में है और जापान के ऊपर बहुत हमला होने वाला है। डिफेंस हाँ, सपोर्ट अनाउंस भी कर दिए जो हाँ, बाइडेन तो ने फिर ताइवान जो बिक्री है हथियारों की वो साउथ कोरिया, जापान, ताइवान इसकी तरफ बढ़ा देंगे वो। ताइवान, है तिब्बत कि और पूरा उसमें साउथ साउथ चाइना सी सारा कुछ। बिल्कुल। तो ये एक मोटे तौर पे ये हालात हैं।
और इस हफ्ते जो ये किया है, जो अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कि इसका जवाब जरूर होगा। जो भी कजान में हुआ है, रूस की तरफ से एक और बड़े हमले की संभावना हमें रखनी चाहिए। जी। सर, जो कुछ पिछले हफ्ते में हुआ, इनफैक्ट स्पेशली जो लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की को निशाना बनाया गया, साथ में उनके असिस्टेंट भी मारे गए। उसके चलते एक ऐसा लग रहा था कि रशिया कुछ बड़ा कुछ करेगा, और क्योंकि एक बड़े एस्केलेशन के रूप में देखा जा रहा था कि एक बड़े ऑफिसर को टारगेट किया है रशियन फोर्सेस के। तो लेकिन उसके हिसाब से कुछ रशिया ने जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से कज़ान में इस तरह से टारगेट किया गया है, ड्रोन अटैक हुआ है। तो क्यों रशिया खुलकर अटैक नहीं कर रहा है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कुछ और बड़ी प्लानिंग हो रही है? सर, आप रूस की खामोशी को क्या देख रहे हैं? क्योंकि लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा एकदम से। देखिए, रूस का एक तरीके से एम जो है वो इस समय कंसंट्रेटेड है कि रूस का अपना मानना ये है कि भाई पूरी कोशिश हो रही है मुझे डाइवर्ट करने की डोनेट्स रीजन से, क्योंकि मेरा पहला एम है कि मैं कुर्स्क से इनको बाहर निकाल दूं और डोनेट्स रीजन को कंप्लीट इसका उसका कब्जा करूं। तो मैं ये रिसोर्सेज इधर से दाएं बाएं नहीं हटाना चाहता, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इस जो जनरल की जो हत्या हुई थी, इसके जवाब में उन्होंने दो चीजें करी थी। जो हमला उन्होंने कीव में किया था, पहले के हमलों में और अब के हमलों में, इस हमले में थोड़ा सा फर्क है। पहले वो लोग नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड, एनर्जी ग्रिड, जो उनकी एनर्जी की पाइपलाइंस है, पावर स्टेशन है, उनके ऊपर ज़्यादा हमला करते थे, और जो उनके मिलिट्री टारगेट है उनके ऊपर हमला करते थे। इस बार उन्होंने जो इनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, उस यूनिट की लोकेशन के ऊपर हमला किया, स्पिन पॉइंट हमला किया था, जिसने उसको टारगेट किया है, जो इनके जनरल को जिसने टारगेट किया है, उसके पीछे जिस यूनिट का हाथ है, उस यूनिट को ऐसा माना जा रहा है कि उस यूनिट का, हालांकि यूक्रेन मान नहीं रहा है, लेकिन उस यूनिट का पूरा तबाह कर दिया, उस यूनिट को ही पूरी लोकेशन ही उड़ा दी। और दूसरी चीज ये है कि इस बार उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर के ऊपर भी अटैक किया था डायरेक्टली। अभी हालांकि ऑरेंस्टिक मिसाइल नहीं मारी, तो इतनी बड़ी मिसाइल उन्होंने नहीं मारी। इसका ये होगा कि हो सकता है कि अभी वो अपने आप को उधर से उस साइड डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ जो इसका नुकसान हुआ था वो कुछ एम्बेसीज में भी हुआ है, जिससे एक ये बात सामने नजर आई, अब अमेरिका ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी, अमेरिका भी डर गया, अमेरिका के जितने डिप्लोमेट्स थे वो भी सारे जाके मेट्रो स्टेशन में घुस गए। तो ये मैसेज उनको मिल गया कि अभी तक आपको हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब ये मत समझो आपकी एम्बेसी सही सलामत रहेगी। तो अब वो भी भाग गए वहां से। तो ये रूस ने मैसेज दिया है। लेकिन रूस का जो एक और आएगा, जैसा कि मेरा मानना है कि इसके बाद एक और हमला होगा, और वो लोग जो हैं वो इसको इस स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं। उनको जिस चीज से भी कोई खास, अगर आप पुतिन की स्टेटमेंट देखें कि जब ट्रंप आएगा तो अगले दिन लड़ाई बंद हो जाएगी, ऐसा उनके बारे में कोई विचार नहीं है। ये लोग सब अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। रूस का ये कहना है कि भाई मेरे एम जब कंप्लीट हो गए तब मैं लड़ाई बंद करूंगा। नेगोशिएशन के लिए उसने साफ बोला है, मैं जेलेंस्की के साथ नेगोशिएशन नहीं करूंगा। अगर जेलेंस्की रीइलेक्ट होके आते हैं, वो जेलेंस्की को लीडर नहीं मानते हैं यूक्रेन का, पुतिन। वो ये कहते हैं कि भाई वहां पे इलेक्शन दोबारा हो, अगर जेलेंस्की जीत जाते हैं तब मैं जेलेंस्की के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूं। अदरवाइज अभी की हालत में मैं जेलेंस्की से बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप बोले या चाहे कोई और बोले, उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने, जब तक मेरे एम पूरे नहीं होंगे, नेगोशिएशन में करने को तैयार हूं, बातचीत में करने को तैयार हूं, ये उन्होंने बोला था। और उनसे एक सवाल पूछा किसी ने डायरेक्टली, वेस्टर्न मीडिया वाले ने, कि भाई क्या आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? उनका कहना है कि भाई अगर नेगोशिएशन होगा तो जाहिर है कि कुछ गिव एंड टेक तो होगा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज तो होगा। लेकिन जहां तक ये जो उन्होंने जीत लिया है उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो नेगोशिएशन अगर होगी भी तो एक तरीके से देखा जाए तो नेगोशिएशन क्या होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनको यही बोल सकते हैं कि भैया जो तुमने जीत लिया वो तुम रखो, यूक्रेन को हम नाटो में अगले 20 साल तक शामिल नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को बंद।
इसके जी अलावा सर, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। जी, आपने रशियन वॉर ऑब्जेक्टिव्स की बात की। क्या कुछ अभी बाकी है? क्या ऑब्जेक्टिव्स रशिया अचीव नहीं कर पाया है इस 3 साल लंबी वॉर से? अभी क्या बाकी है सर? रशिया के जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डॉनबास रीजन पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए, डॉनबास रीजन में शामिल है डोनेस्क और लुहांस्क। लुहांस्क उसने तकरीबन पूरा कब्जा कर लिया है। डोनेस्क रीजन का अभी भी 20% बाकी है और वो अभी कब्जा नहीं हुआ है उसके। तो एक उनका ये एम था। क्यों ये कब्जा करना चाह रहे थे? क्योंकि इसको जब वो कब्जा करते हैं, ये रशियन स्पीकिंग लोग हैं और ये रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का मानना था कि ये जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, इसके ऊपर यूक्रेनियन ने बहुत जुल्म किए और इस इलाके को मैं एक बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। और इस इलाका को मैंने जब एक बार ले लिया तो उसके बाद में एक कॉरिडोर बन जाएगी। वो कॉरिडोर ज़ेपोरिजिया को शामिल करेगी और उसके साथ वो क्रीमिया में जुड़ जाएगी। क्योंकि पहले जब 2014 में उन्होंने क्रीमिया ले लिया था तो यूक्रेनियंस क्या बदमाशी करते थे, बीच बीच में क्रीमिया का पानी रोक देते थे। तो अब वो एक कॉरिडोर ऐसी बना रहे हैं जिसमें वो नाइपर रिवर भी शामिल हो जाती है और उससे क्या होता है कि नाइपर रिवर से जो पानी आ रहा है वो क्रीमिया का पानी बंद नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उनका डायरेक्ट लैंड ब्रिज बन जाता है डोनेस्क रीजन, मतलब रूस, डोनेस्क और वहां से डायरेक्ट क्रीमिया लैंड ब्रिज। तो उसमें ये नहीं है कि क्रुस्क ब्रिज उड़ा दिया उन्होंने। एक ब्रिज था ना, वो कर्च ब्रिज था जी। एक, वो रूस और क्रीमिया के बीच में था, समुद्र के ऊपर। तो बीच में उसको सबोटाज कर दिया गया था। तो अभी तक वो डिपेंडेंट थे उसके ऊपर। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं इस डिपेंडेंस को खत्म कर दूंगा और मेरी लैंड कॉरिडोर बन जाएगी, जो बन गई। अब जो नहीं अचीव कर पाया, जो आपने सवाल पूछा, उसमें है कि 20% तो उनका डोनेट्स रीजन कंप्लीट नहीं हुआ, जिसमें बड़े बड़े देश हैं। पोक्रोव है, जो बड़े बड़े जो टाउन है, पोक्रोव नहीं हुआ है। उसके बाद चासी वियार नहीं हुआ है और उसी के साथ साथ मिले जुले कई और टाउनशिप है जो वो कब्जा नहीं हुए। तो ये उनके एम में अभी जो कब्जा करना, बाकी है। वो ओरिजिनल एम में बाकी। दूसरा एम प्लस था एक, कि अगर वो ओडिशा को कैप्चर कर लेते हैं तो इनकी एक जो मोल्डोवा एक देश है जो यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भी एक पट्टी है छोटी सी जिसको ट्रांसनिस्ट्रिया कहते हैं। उस पट्टी के अंदर रूसी लोग हैं और रूस की सेना बैठी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर वो ओडिशा को कब्जा कर लेते हैं तो ये कॉरिडोर ट्रांसनिस्ट्रिया से जाके मिल जाती है, तो यूक्रेन पूरी तरीके से समुद्र से कट ऑफ हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लिए बहुत भारी हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि इतना ये अचीव करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने अभी इसको वॉर में अपने शामिल नहीं किया। तो उनके वॉर में जो शामिल नहीं हुआ, ये दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि कुर्स्क में क्योंकि ये लोग घुस गए थे यूक्रेन वाले, तो कुर्स्क में जो है उसको दोबारा से अपने कब्जे में लेना होगा। तो ये इनके एम में ये भी बचा हुआ है। तीसरी चीज ये है, एक अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई नॉर्थ कोरिया वाले जो हैं ये कुर्स्क में ही क्यों हैं और नॉर्थ कोरिया वालों को ये कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है कि रूस और नॉर्थ कोरिया ने एक आपस में ट्रीटी साइन की है। वो ट्रीटी क्या है कि अगर हम दोनों में से किसी के ऊपर हमला होगा तब हम उसकी मदद करेंगे और उस जो भी एग्रेसर है उसके खिलाफ लड़ेंगे। अगर इस डेफिनेशन को आप देखें तो अकेला रूस के ऊपर हमला कहां हुआ है? कुर्स्क में हुआ है, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ है। बाकी सब जगह रूस ने हमला किया। तो नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स जो है वो कहां इस्तेमाल हो सकते हैं? सिर्फ कुर्स्क में इस्तेमाल हो सकते हैं। और कुर्स्क में जब वो इस्तेमाल करेगा तो ट्रीटी के तहत वो यूनाइटेड नेशन में भी साफ बता सकता है कि भैया ये मेरी ट्रीटी है, इस ट्रीटी के खिलाफ हम आपस में वो कर रहे हैं। जैसे कि तुमने नाटो की ट्रीटी बनाई हुई है कि एक के ऊपर हमला होगा तो आप क्या उसकी मदद में उतरेंगे, एक नाटो देश के खिलाफ होगा। तो वैसी मेरी ट्रीटी है और उसी ट्रीटी में और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स जो हैं वो कुर्स्क रीजन में ही लड़ रहे हैं और वहीं लड़ेंगे। जी। सर, जिस तरह के हालात रशिया और यूक्रेन के बीच बने हुए हैं और जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमने बीते 1-2 हफ्ते में देखे हैं, उसके चलते जो पीस ट्रीटी को लेके बात चल रही थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन आमने-सामने बैठ सकते हैं, वो तो सर होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इस हालात के बीच में किस तरह से आमने-सामने बैठकर पीस ट्रीटी की बात हो सकती है? देखिए, जहां तक पीस ट्रीटी का सवाल है, अब लड़ाई की डेफिनेशन बदल गई है।
अभी मैं कुछ समय पहले एक अमेरिका के थिंक टैंक में भी बात कर रहा था, तो लड़ाई जो है वो है रूस और नाटो के बीच में, और यूएस लेड नाटो के बीच में, मतलब यूएस की जो नेतागिरी के अंदर जो नाटो है उसके बीच, उससे लड़ाई एब्सोल्युटली। है रूस की। यूक्रेन तो बैटल ग्राउंड है, और जेलेंस्की जो है वो एक एक तरीके से पपेट है जो बाइडेन के लिए। तो और ये चीज पुतिन भी मानते हैं। तो पुतिन का कहना है कि बात तो मैं अमेरिका से ही करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि वो ट्रंप से बात करने को तैयार है, जेलेंस्की से वो बात करने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जेलेंस्की लीडर नहीं है, वो तो उसने बैठा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उस इलेक्शन को मानते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी भी अगर आप देखें इलेक्शन का टाइम गुजर चुका है, जेलेंस्की अभी मार्शल लॉ डिक्टेटर है, जेलेंस्की इलेक्टेड लीडर नहीं है अभी भी यूक्रेन के। तो पुतिन का कहना है कि भाई इलेक्शन कराओ, अगर मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर जेलेंस्की ही इलेक्शन होके आ जाता है, जिसके चांसेस बिल्कुल और बहुत ही कम है, क्योंकि जेलेंस्की ने, आधे लोग अभी विश्वास कर रहे हैं कि भाई इसने मरवा दिया हमें, क्योंकि आप जेलेंस्की बोलते थे कि मैं अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता की रक्षा कर रहा हूं। अरे क्या रक्षा कर रहे हो तुम संप्रभुता की? आपको सर चीज तो यूक्रेन वो बता रहा है। एक दूसरा देश अमेरिका आपको आके बोलता है कि आप बुड्ढों को रिक्रूट करो और 18 साल के बच्चों को रिक्रूट करो, और आप बोल रहे हो कि मेरी संप्रभुता अभी तक इंटैक्ट है। तो आपने ऑलरेडी वहां गिरवी रख दी है, तो रूस से आपने बचाया और अमेरिका को दे दिया। तो वो ये सब चीजें सबको मालूम है। तो पुतिन जेलेंस्की के साथ वो बैठने को तैयार नहीं। वो बैठेंगे तो जेलेंस्की का अगर इलेक्शन होगा उसके बाद बैठेंगे, या अगर वो बात करेंगे तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप से ही बात करेंगे। अभी तो उनका ये कहना है कि हम सोचेंगे इसके बातचीत के बारे में, और अब हमारे एम पूरे होंगे उसके बाद हम नेगोशिएशन की बात करेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि जब तक ये कुर्स्क से यूक्रेनियन को बाहर नहीं निकाल देते, और जब तक ये जो बचे हुए इनके टाउनशिप हैं, जब तक इसको पूरा नहीं कर देते, बातचीत तो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। इस बीच सिर्फ फर्क ये होगा कि जो बाइडेन की कोशिश ये है कि आग इतनी लगी रहे और जेलेंस्की हथियार ना डालें 20 जनवरी से पहले, ताकि डेमोक्रेट्स की इतनी ज्यादा बदनामी ना हो जाए जैसे कि अफगानिस्तान में हुई थी। और अदरवाइज वो यही नहीं, ये इलेक्शन तो वो हार ही गए हैं, उससे अगला इलेक्शन भी हार जाएंगे। तो वो अपनी जान इसलिए बचाने के चक्कर में। दूसरा उनका एम ये है कि किसी तरीके से ट्रंप को ऐसे फंसाओ इस लड़ाई में कि वो पीस की बात ही ना कर पाए, और अगर वो पीस की बात करे तो हम फिर खड़े होकर हल्ला करेंगे, क्योंकि फिर तो अपोजिशन है। तो अपोजिशन बोलेगा जी इन्होंने देखिए यूक्रेन की टेरिटरी के साथ समझौता कर लिया। तो वो ट्रंप को जो है वो इसमें इस जंजाल में डालना चाहेंगे। अब ट्रंप कितना उसमें फंसेंगे ये तो 20 जनवरी के बाद ही पता चलेगा, उसको तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है। फिलहाल तो 23 जनवरी बहुत दूर लग रही है, क्योंकि जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं आए दिन, तो हाँ 20 जनवरी बहुत दूर नजर आ रही है। हाँ हाँ, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कहीं पुतिन न्यूक्लियर बम ना छोड़ दें इस बीच में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि न्यूक्लियर बम तो आदमी तब छोड़ता है जब वो डेस्परेट हो। इस समय पुतिन डेस्परेट नहीं है, पुतिन जीत रहे हैं, उनकी हर चीज उनके फेवर में जा रही है, तो उन्हें क्या तकलीफ है इस समय कि वो अननेसेसरी एक ऐसी डायमेंशन में जाएं जहां पूरा विश्व उनके खिलाफ हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस इस ट्रैप में वो फंसेंगे। हालांकि प्रोवोक उनको किया जा रहा है जो बाइडेन की तरफ से। जी, सर आपने बात की रशियन वॉर एम्स की, कि अभी जो कुछ बाकी हैं, अगर उनको उनका अनुमान लगाया जाए कि कितना समय और लग सकता है, क्योंकि कई साल पहले ही बीत चुके रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, पीस ट्रीटी साइन होगी तो शांति हो जाएगी। लेकिन आपने जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात की जो अभी बाकी हैं वॉर एम्स, उसको कितना समय लग सकता है? क्या कितना मतलब साल भर और लगेगा, या कई साल लग जाएँगे? कितना आपको लगता है, कितना अनुमान है कि कब तक रशिया अपने वॉर एम्स को अचीव कर पाएगा? मेरे हिसाब से कुछ महीने तो लगेंगे, 2-3 महीने की तो बात है, क्योंकि 20 जनवरी तक तो नहीं हो रहा है, और 20 जनवरी तक पूरे एम उनके नहीं पूरे होंगे। 20 जनवरी को क्या होगा वो तो खैर 20 जनवरी को ही पता चलेगा, लेकिन उसके बाद भी 1-2 महीने चाहिए। और वैसे भी लड़ाई ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही ऑफ बंद हो कोर्स जाएगी। जो ओवरनाइट। उन्होंने बोला था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं पहले दिन लड़ाई बंद करवा दूंगा, वो तो नहीं हुआ।
हाँ, ये है कि पहले दिन वो अपनी बातचीत अपने सामने रख देंगे, वो अपना पक्ष जो है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ लड़ाई के बारे में, ये ज़रूर वो क्लियर कर देंगे कि भई इसमें और ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि जितना पैसा इनकी आर्म्स कंपनी ने कमाना था, कमा लिया। एनर्जी वाली कंपनी ने भी जितना कमाना था, काफ़ी कमा लिया है और भी कमाएँगे, लेकिन उस मार्केट को अभी दूसरी साइड डायरेक्ट करने से ज़्यादा उनको ठीक लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप का मानना है, और वो सही भी है, कि चीन ज़्यादा बड़ा खतरा है। रूस अभी इतना बड़ा खतरा नहीं है और रूस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। चाहे हम कुछ भी कहें, ज़मीनी लड़ाई में ज़रूर उनको रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन इकोनॉमिकली उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर था वो हथियारों का। इस समय उनकी जो एक्सपोर्ट है, वो कहाँ $30 बिलियन होते थे, अभी $1 बिलियन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो कुछ भी वो बना रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में, वो सारा का सारा तो लड़ाई में जा रहा है। भारत के भी वो S-400 नहीं दे पाए हैं अभी तक। बाकी स्पेयर्स देने में भी दिक्कत आ रही है, और बाकी लोगों जो देशों को भी पहले वो तकरीबन पता नहीं 30 से ज़्यादा देशों को हथियार दिया करते थे, अभी मुश्किल से 12 देश रह गए हैं सिर्फ। और 30 बिलियन से अभी $1 बिलियन एक्सपोर्ट रह गया है उनका। तो नुकसान रूस को भी हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस कमज़ोर हुआ, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप का कोशिश ये रहेगी कि कोल्ड वॉर 2.0, जो कि कोल्ड वॉर उनकी और चीन के बीच में चलनी है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है। और बिल्कुल, तो जो जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो वो मेरे विचार से चीन की तरफ ज़्यादा वो करना चाहेंगे, और वो तभी कर पाएँगे जब वो इस तरफ से थोड़ा-सा फ्री हों। और इसीलिए आपने देखा होगा सीरिया में जब ये काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, हालाँकि वो प्रेसिडेंट अभी बने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया, और एक बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि भई अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा, और ना अमेरिका इस चीज़ का हिस्सा है। हालाँकि अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ कुछ टारगेट के ऊपर अटैक किया है इस सीरिया में भी, लेकिन वो एक तरीके से लड़ाई में नहीं शामिल हुआ, और जी, उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम शामिल नहीं होंगे इसमें। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश ये है कि दोनों ही तरफ, मिडल ईस्ट से भी और रशिया यूक्रेन की तरफ से भी, मैं अपने हाथ झाड़ लूँ और ज़्यादातर कोशिश करूँ साउथ चाइना चाइना। सी, ताइवान और उस तरफ ज़्यादा जोर देने की, और हथियार भी वहाँ पे सफिशिएंट बिक जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि जो ये हथियार बेचने वाली कंपनियाँ हैं, उनको मैं नाराज़ करूँगा, उनको भी नहीं करेंगे वो नाराज़। बिल्कुल, और वो तैयारी हो भी गई है और पिछले 1 हफ्ते से ये डेवलपमेंट्स स्टार्ट भी हो गए हैं, चाइना को इनसर्कल करना यूएस ने शुरू कर दिया है। साउथ चाइना सी की बात करें, ईस्ट तुर्किस्तान की बात की जाए, ताइवान को भी आज की खबर है कि जो बाइडेन ने अनाउंस किया है डिफेंस सपोर्ट $571 मिलियन का। तो ये सारा कुछ जो स्टार्ट हो गया है, जो आपने सर अपना विश्लेषण बताया, अमेरिका ने वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए किस तरह से ये रशिया, यूक्रेन और ये जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हालात बने हुए हैं, ये उठकर कैसे चाइना की घेराबंदी करता है, उस पे आगे बात करेंगे। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरे इस विश्लेषण के और जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर।